नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार टीचर, पेरेंट्स, सर, सब बच्चों को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो आज के इस वीडियो में हम अभी पढ़ने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्यों आता है, यानी कि कोई लिक्विड हो तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड को वो बॉईल करता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट हम किसकी मदद से एलिवेट कर सकते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसमें ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और वो हम डिक्रीज या इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं और किसकी हेल्प से कर सकते हैं। म्हणजे मित्रांनो, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय, तो कसा वाढवला जातो किंवा कसा कमी केला जातो आणि कोणत्या घटकामुळे बॉइलिंग पॉइंटचा परिणाम पडतो, हे या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत। तर मित्रांनो नमस्कार, मी संजीव सिरसाट, आपण पाहत आहात जीनियस सायन्स यूट्यूब चॅनल। आणि जर आतापर्यंत या चॅनलवर आपण प्रथमच असाल तर लागलीच चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत या व्हिडिओची लिंक शेअर करा, चॅनलची लिंक शेअर करा, जेणेकरून की चांगल्या बाबी ह्या निश्चितच आपण चांगल्या लोकांपर्यंत आपण सहजरित्या पोहोचू शकतो। म्हणून तुम्ही चांगले, मी चांगला आणि एक चांगल्या प्रकारची प्रक्रिया आपण इथे करणार आहोत। जीनियस सायन्स म्हणजे नुसतं विज्ञानाचं नॉलेजच नाही, तर आपणास एक आत्मविश्वास सुद्धा देत असतं, एक आत्मविश्वास। ओके, तर चला आपण पाहूया की बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन म्हणजे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय, आपण प्रथमतः इथे अगोदर पाहूयात की व्हॉट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चला मी इथं तुमच्या समोर एक छोटीशी फिगर तुमच्यासाठी मी इथे दिलेली आहे। तर या फिगरमध्ये ॲक्च्युअली आपण बॉइलिंग पॉइंट कशा पद्धतीने वाढवू शकतो ते आपण इथं पाहत आहोत। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये एक छोटंसं बीकर आहे, या बीकरमध्ये आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि पाण्याला उष्णता दिली जात आहे आणि उष्णता दिली जात असल्यामुळे या उष्णतेच्या आधारे या बीकरमधलं जे काय वॉटर आहे ते बॉईल होत आहे। म्हणजे इथं जी काही शेगडी वापरलेली आहे ती शेगडी मात्र इंडक्शन शेगडी वापरलेली आहे, आपण बर्नरवर सुद्धा ठेवून याला गरम करू शकतो। ओके, मग आता इथं पाहूया आपण, चला की बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय। तर पहा डेफिनेशन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एखाद्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट आपण कसा म्हणतो आणि तो कसा असतो या संदर्भात आपण छोटीशी एक डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। तर डेफिनेशन मध्ये आपण पाहूया की बॉइलिंग पॉइंट कशाला म्हणतात। ओके, तर पहा, जनरली यू आर फॅमिलियर विथ दिस बॉइलिंग पॉइंट। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर। पहा, लक्षात घ्या, वेपर प्रेशर तर आपण अगोदर पाहिलेला आहे। काय म्हटलंय, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन्क्रीजेस, एखाद्या लिक्विडचा वेपर प्रेशर इन्क्रीज होतो, कसा, विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर। त्याचा वेपर प्रेशर वाढला की त्याचा बॉइलिंग पॉइंटवर परिणाम पड़त असतो। म्हणजे टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी एक असर पड़ता है। तो किस तरह, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होने के बाद विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, अगर वेपर प्रेशर इक्वल होता है, इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक बार बता रहा हूं, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो रहा है, इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लिक्विड बॉइल्स। यानी कि दोनों का प्रेशर अगर एग्जैक्टली इक्वल होता है, किस तरह से, यानी कि अगर वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल होता है तो वाटर बॉईल होने लगता है। और एक बार देखो, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये जो लिक्विड में आपको यहां दिया है, ये लिक्विड का जो कुछ भी वेपर प्रेशर रहता है, ये वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जब दोनों कंप्लीट बैलेंस होते, इक्वल होते हैं, तब भी लिक्विड बॉईल होने लगता है। जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक लिक्विड बॉईल नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, देखो, तो आगे के डेफिनेशन में और क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल। द टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है, देखो एक टेम्परेचर है
उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल होता है तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। आपके समझ में आया? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखो इस तरह से ये बीकर है, इस बीकर को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि वी आर गिवन टेम्परेचर टू दिस बीकर। अगर इस बीकर को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर बीकर को टेम्परेचर दे रहे हैं तो देखो समझो शुरू में कुछ तो इसका एक टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा इमेजिन करो। उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ के हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड करे, उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड करे, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर कर लिया। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बनता है इस वाटर का तो भी ये वाटर बॉईल होता है। यानी कि वाटर बॉईल करने के लिए जो कुछ भी टेम्परेचर हम डिजायर देते हैं, जो कुछ भी टेम्परेचर लगता है, उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर बॉयल होता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों का प्रेशर इक्वल होने के लिए वाटर के लिए एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। यानी कि देखो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर बनने के लिए जो कुछ भी हम एक टेम्परेचर सप्लाई करते हैं इस जार को, यानी कि किसी भी पॉट को, किसी भी बर्तन को, अगर कुछ लिक्विड अंदर है तो उसका टेम्परेचर, यानी कि दोनों का इक्वल प्रेशर होने के लिए जितना भी कुछ टेम्परेचर लगता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। समझ में आया क्या? और एक बार बताता हूं, इस तरह से समझो, एक इस तरह से एक बीकर है, बीकर में जो कुछ भी वाटर लिया हमने, तो वाटर का कुछ तो वेपर प्रेशर रहता है, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर का कुछ तो प्रेशर रहता है, और दोनों का जब प्रेशर इक्वल होने के लिए हम एक्सटर्नली हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और दोनों का जब प्रेशर इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है, तब भी लिक्विड बॉयल होने लगता है। यानी कि वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल होने के लिए हमें लिक्विड को टेम्परेचर देना पड़ता है, और लिक्विड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि वेपर प्रेशर भी जब इक्वल होता है तब भी टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर को बॉयल लिक्विड होने लगता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट गिवन लिक्विड। ओके, इसके बाद का पॉइंट है, देखो आगे क्या है, हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में पूरे पॉइंट्स अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, लेकिन हम ये पूरा कंसेप्ट यहाँ हम क्लियर करने की ट्राई करेंगे। अगर आधा घंटे का, पौन घंटे का वीडियो हम बनाएंगे तो थोड़ा सा देखने के लिए सबको अच्छा लगता है, बच्चे भी पूरे देख सकते हैं। लेकिन 1 घंटे का वीडियो बोले तो पहले ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री स्पेलिंग ही उच्चार करने में बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगती है, तो इसके रिएक्शंस, इसका जो कुछ भी फेनोमेनन हो, ये पढ़ना बोले तो बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन ये अगर हम एक वीडियो की लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो उसको पढ़ने में, सुनने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए इसका जितना हो सके कम लेंथ का मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखो व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अभी तो आपने देखा है, अगर वेपर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब दोनों इक्वल होते हैं तब भी वाटर बॉईल होने लगता है, तब भी लिक्विड बॉईल होने लगता है। और वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, एक्सटर्नली हीटिंग करते हैं उसे, और एक्सटर्नली हीटिंग करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़कर वो जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तब भी वाटर बॉईल होने लगता है। बहुत बार ये मैंने बता दिया आपको, वेपर प्रेशर आपको को सुनने में को ही बहुत तकलीफ होती होंगी, फिर भी ये बताना जरूरी है। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो इन सब का प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये थ्योरी का, यानी कि थ्योरी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी पड़ती है। अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये पढ़ने में हमें बहुत टेंशन हो सकता है, बहुत तकलीफ हो सकती है।
इसलिए अगर थ्योरी अच्छी तरह से करता है तो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल और नीट जी के लिए जो कुछ भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो एग्जाम्पल्स हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे का बीट हम देखते हैं। ओके, ये मुझे एडिट करना पड़ता है बाद में। ओके, तो चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अब मैंने यही तो बताया। क्या बताया, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे एट विच इट्स वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों जब परफेक्टली इक्वल होता है, और इक्वल होने के लिए जो कुछ भी हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसे एलिवेशन करना है। एलिवेशन का अर्थ है बढ़ाना, एलिवेट करना। एलिवेट समझो इस तरह से ये फ्लॅट है, सपाट म्हणतो आपण त्याला। जर याला आपण असं थोडंसं केलं तर दिस इज कॉल्ड एज एलिवेट, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेट, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन। एलिवेशन बोले तो बढ़ाना। तो बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना चाहता है। और आगे जो दूसरा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इस तरह से हम आगे पढ़ने वाले। डिप्रेशन बोले तो इस तरह से फ्लैट है और इसमें इस तरह से अगर नीचे करता है तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। समझो ए है, ए देखो मेरे चिक्स के ऊपर मैं इस तरह से प्रेस कर रहा हूं, प्रेस करना यानी कि यहां मैं डिप्रेस कर रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। तो यहां एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, देखो। ओके, तो इसके बाद आगे का पॉइंट देखो क्या है, एज वी गो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ओके, as we know that vapor pressure of solution containing non volatile solute is less than solvent, therefore the solution has to be heated to a higher temperature। और एक बार देखो, as we know that vapor pressure of solution containing, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution containing, एक solution है containing non volatile solute, अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो इज लेस देन द सॉल्वेंट, इज लेस देन द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट से उसका वेपर प्रेशर कम होता है जबकि हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर। सॉल्यूशन को हमें क्या करना पड़ता है, एक हायर टेम्परेचर पे उसे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, दैट इज सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। यानी कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में डिफरेंस आता है, और वेपर प्रेशर में डिफरेंस आने के बाद उसे, यानी कि वेपर प्रेशर हाई होता है और उसके बाद ये दोनों को मैच करने के लिए टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ाव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस बॉडी का, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बॉडी वो बॉइल होने लगती है। ओके, और क्या पॉइंट है इसमें, दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और एक बार देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूट ऐड करने के बाद का बॉइलिंग पॉइंट, क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक प्योर सॉल्वेंट है, ये देखो इस तरह से एक प्योर सॉल्वेंट है, इस तरह से हमने कुछ तो सॉल्वेंट लिया, उसका टेम्परेचर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उसे बॉइल कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें हमने, यानी कि बॉइल करने के बाद जो कुछ भी टेम्परेचर रहेगा, समझो दिस इज दी एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम इमेजिन करते हैं, और सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि 50 के बजाय ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाएगा। यानी कि सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कि कम डिग्री सेंटीग्रेड में वो पहले बॉयल होता है, लेकिन बाद में सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज, सोल्यूशन का इज ऑलवेज हाइयर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें अगर हम सोल्यूट ऐड करते तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने के बाद। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में आपको यहां कहा गया है। तो क्या है देखो, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन TS, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज दिस इज द TS इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो कुछ भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का रूपांतर हो गया सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन बॉइल करने के लिए जो कुछ भी टेम्परेचर लगेगा, दैट टेम्परेचर वी हैव कंसीडर्ड एज TS, दैट टेम्परेचर वी हैव टेकन एज TS। ए TS ले रहे हैं हम। अगर ये TS लेने के बाद द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज TS, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का, ये देखो ये किसका कहा है मैंने, दिस इज द सॉल्यूशन का एंड दिस इज द प्योर सॉल्वेंट का है, मींस दिस इज द TS इज द सॉल्यूशन, ओके, एंड T0 इज द सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट का है, और इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है, TS एंड T0, इन दोनों का जो कुछ भी डिफरेंस आएगा, यानी कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर और सॉल्वेंट का, यानी कि प्योर सॉल्वेंट, जब प्योर सॉल्वेंट रहता है उस टाइम का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, और सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों का जो कुछ भी डिफरेंस आएगा, या दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं आपको यहाँ एक इक्वेशन दे रहा हूँ, देखो मेरे सर के पीछे है, तो यहाँ क्या दिया है मैंने, देखो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TS माइनस T0। ये देखो इस तरह से है, आपके समझ में आया होगा। और एक बार बता रहा हूं, देखो तो इस तरह से दिस इज द TB, TS माइनस TS, T0 इज इक्वल्स टू डेल्टा TB, दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, एक TS बोले तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और T0 बोले तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दोनों का जो कुछ भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन है, ओके। तो इसके बाद का जो पॉइंट है आगे का, ये इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखो हियर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, यानी कि जो कुछ प्योर सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करने के बाद उसमें जो जितने पार्टिकल्स रहते हैं उसका जो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और डिफरेंस बढ़ने के बाद इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ सकता है। मीन्स दैट इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन विच वी हैव ॲडेड इन दी सॉल्वेंट। जे सॉल्वेंट आपण सॉल्वेंटमध्ये सोल्यूट ॲड करतो त्यावर तो अवलंबून असतो। उसके बाद है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो कुछ भी सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ओके। तो आगे का पॉइंट क्या है, देखो तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तर या स्वरूपामध्ये नेचर ऑफ सॉल्व्हेंट हे सुद्धा पॉइंट आपण इथं पाहिलेले आहेत, म्हणजे याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर सुद्धा बॉइलिंग पॉइंटचा एलिवेशन अवलंबून असतो, ओके। आता नेक्स्ट पॉइंट आपण इथं पाहणार आहोत आणि तो काय आहे बघा, एक्सप्लेन व्हॉट हॅपन्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज ॲडेड टू इट। म्हणजे आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे, तुम्हाला काय सांगितलं मी,
जर प्युअर सोल्यूट असेल, प्युअर सॉल्व्हंट असेल तर बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो. सोल्यूट ॲड केला की त्याचा बॉइलिंग पॉईंट वाढतो, हे आपण सविस्तररित्या सांगितलेलं आहे. पण आता हेडिंग काय इथं आहे आपली, का कोणती हेडिंग आहे, एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट ॲज अ कन्सिक्वेन्स ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग. वेपर प्रेशर लोअरिंग म्हणजे याचा हा एक परिणाम आहे. कशाचा परिणाम आहे, वेपर प्रेशर लोअरिंगचा परिणाम आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा आपण एखाद्या सोल्युशनमध्ये सोल्यूट ॲड करतो, सोल्यूट ॲड केल्याच्या नंतर त्याच्या वेपर प्रेशरवर परिणाम होत असतो. म्हणजे वेपर प्रेशर त्याचा चेंज होतो आणि वेपर प्रेशर चेंज केल्याबरोबर बाय साईड इथे त्याच्या बॉइलिंग पॉईंटवर सुद्धा तो इथे परिणाम करत असतो. म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेट होतो. इलिव्हेट होतो म्हणजे वेपर प्रेशर लेवलमध्ये आणण्यासाठी निश्चितच त्यामध्ये परिणाम होत असतो. म्हणून इथं आपणास क्वेश्चन काय पाहायचं आहे पहा, एक्सप्लेन व्हॉट हॅपन्स टू बॉइलिंग पॉईंट. व्हॉट हॅपन्स टू बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंटवर काय परिणाम होतो ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड when the non-volatile solute is added to it. जर त्यामध्ये आपण नॉन ओलाटाईल सोल्यूट जर ॲड केला तर त्यावर त्याचा काय परिणाम होईल असं म्हटलेलं आहे. तर आता चला आपण एका एका पॉईंटने पाहूया. एक्सप्लेनेटिव्ह असं देण्यापेक्षा आपण पॉईंट वाईज चालूया, पॉईंटच चालूया. आपण जर पॉईंटच्याच आधारे आपण जर गेलो तर पटापट लवकर लक्षात येतं. आणि जर मी लेक्चर मेथड जर दिलं आणि पुन्हा नंतर जर लिहून घ्यायचं म्हटलं किंवा नोट्स जर दिल्या तर त्यामध्ये सक्सेसफुल टीचिंग ती नाहीये. जर कन्सेप्ट परफेक्ट तुम्हाला समजायचा असेल तर याच पद्धतीने जावं लागतं. थोडासा वेळ का लागेना, पण वेळ लागण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट मटेरियल तुम्हाला इथं रनिंग मटेरियल आहे. ओके, तर चला. द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. सांगितलं डेफिनेशन. वेपर प्रेशर अँड एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल करण्यासाठी जो काही एक डिझायर्ड टेम्परेचर पर्यंत त्या लिक्विडला, त्या सोल्युशनला टेम्परेचर दिलं जातं, दॅट टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज बॉइलिंग पॉईंट आहे. ओके, जनरली 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे किती, 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, तर अशा स्वरूपामध्ये तुम्हाला 101.3 10 to the power of 3 न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर अशा पद्धतीने. मग आता इथं हा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ मी इथं तुम्हाला समजावून सांगणार आहे. मग हा ग्राफ आपण तुम्ही जर पुस्तकातल्या ग्राफशी जर कंपेअर केला तर नावामध्ये बदल असणार, नावामध्ये बदल असतो. आणि जेव्हा तुम्ही NCERTचे पुस्तक वगैरे फॉलो करता, आता ह्या माझ्या नोट्स आहेत, तर निश्चित नोट्स आणि पुस्तक यांच्यामध्ये कुठेतरी नावामध्ये नॉर्मल बदल असतो, पण मिनिंग तोच असतो. NCERTचं तुम्ही जर पुस्तक जर फॉलो केला तर त्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला अशा स्वरूपाचा बदल जाणवत असतोच. नॉर्मल नावं वेगळे दिलेले असतात पण कन्सेप्ट मात्र तेच असतात. ओके, मग पुस्तकातल्या नावं जर फक्त हे अल्फाबेटची नावं वगैरे बदललेली असतील. ओके, हे वेपर प्रेशर अशा स्वरूपामध्ये असेल, टेम्परेचर अशा स्वरूपामध्ये असेल. ओके, एका ग्राफवर टेम्परेचर, एका ॲक्सिसवर टेम्परेचर असेल आणि एका ॲक्सिसवर वेपर प्रेशर असेल. आता इथं पाहायचं आहे आपण, काय पाहायचे बघा, हे बघा, दिस इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर P, आणि हा सुद्धा वेपर प्रेशर P आहे. आणि इथं टेम्परेचर T0 आहे आणि याचं टेम्परेचर TS आहे, जे की तुम्ही आत्ता पाहिलेलं होतं, T0 आणि TS. आता कोणाचं T0 आहे आणि कोणाचं TS आहे, आणि वाढलेला बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे या पॉईंटला ज्यावेळेस टेम्परेचर असं आपण वाढवत नेलं, समजा इथं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10, 20, 40, 50, 60 जे काय असेल त्या, आणि हे जे काही टेम्परेचर असेल या टेम्परेचरला जो काही लिक्विड दिलेला आहे तो लिक्विड इथे बॉईल होत आहे. पण त्याच वेळेला हा जो वेपर प्रेशर आहे तो वेपर प्रेशर अशा स्वरूपामध्ये हे टेम्परेचर असताना हा वेपर प्रेशर इतका होता, आणि मग नंतर हा वेपर प्रेशर अशा स्वरूपामध्ये इन्क्रीज झालेला आहे. म्हणून ह्या ग्राफमध्ये पहा तुम्हाला अशा स्वरूपाचा इथं ग्राफ दिलेला आहे. AB हा एक ग्राफ आहे आणि CD हा एक ग्राफ आहे. मग CD हा कसा, तर पहा लक्षात घ्या, हा सॉल्व्हंट आहे. हा काय आहे, सॉल्व्हंटचा ग्राफ आहे. आणि हा कोणाचा ग्राफ आहे, सोल्युशनचा ग्राफ आहे. म्हणून सॉल्व्हंट म्हणजे प्युअर आहे आणि सोल्यूट म्हणजे त्यामध्ये सोल्युशन म्हणजे सोल्युशन म्हणजे त्यामध्ये सोल्यूट ॲड केलेला आहे. सॉल्व्हंट म्हणजे त्यामध्ये सोल्यूट ॲड केलेला आहे आणि सोल्यूट ॲड केल्यामुळे याच्या निश्चितच अशा स्वरूपामध्ये इथं टेम्परेचरमध्ये बदल होताना आपणास दिसत आहे. ओके, म्हणजे इथं T0 आहे आणि नंतर हा TS आहे.
मग आता काय आहे पाहिजे दिलेल्या पद्धतीने, वेन अ लिक्विड इज हीटेड, ए लिक्विड आपण हीटिंग करतोय फ्रॉम रूम टेम्परेचर, एका रूम टेम्परेचरला आपण त्याला हीटिंग द्यायला सुरुवात केलेली आहे. फ्रॉम रूम टेम्परेचर म्हणजे जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, रूम टेम्परेचर. आणि म्हणून फ्रॉम रूम टेम्परेचर इट्स वेपर प्रेशर रायझेस, वेपर प्रेशर त्याचा वाढतो टिल इट बिकम इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर. वेपर प्रेशर त्याचा वाढत जातो, पण कुठपर्यंत वाढत जातो लक्षात घ्या, जोपर्यंत एक्सटर्नल आणि इंटरनल दोन्ही इक्वल होत नाही तोपर्यंत तो वाढत जातो. पुढे काय सांगते यामध्येच पहा, इफ द लिक्विड हॅज लो वेपर प्रेशर इट हॅज हायर बॉइलिंग पॉइंट. लक्षात घ्या, एखाद्याचा जर वेपर प्रेशर कमी असेल, वेपर प्रेशर लो असेल तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा जास्त असतो. लक्षात घ्या, वेपर प्रेशर लो असेल तर बॉइलिंग पॉइंट हा जास्त असतो. कारण का, आता फॉर एक्झाम्पल ओलाटाईल आणि नॉन ओलाटाईल सोल्यूट, जर नॉन ओलाटाईल आणि ओलाटाईल सोल्यूट जर तुम्ही जर ॲड केले, एक वेळेस नॉन ओलाटाईल ॲड केलात आणि एका वेळेस जर ओलाटाईल ॲड केलात, म्हणजे एक वेळेस ओलाटाईल एक वेळेस नॉन ओलाटाईल, तर ओलाटाईल ॲड केल्याच्या नंतर त्यावेळेसचा वेपर प्रेशर वेगळाच असतो आणि नॉन ओलाटाईल सोल्यूट ॲड केल्याच्या नंतरचा वेपर प्रेशर निश्चितच वेगळा असतो. आणि दोघांच्या वेपर प्रेशरमध्ये आपणास बदल आढळून येतो आणि तो बदल झाल्यामुळे इथल्या बॉइलिंग पॉईंटमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा तुम्हाला चेंज आढळून येत असतो. इफ द लिक्विड हॅज अ लो प्रेशर इट हैज़ अ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ अ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट. और एक बार देखो, लिक्विड हैज़ लो वेपर प्रेशर, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है तो इट हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. देन थर्ड पॉइंट, व्हेन अ नॉन ओलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, हम अभी क्या कर रहे हैं, नॉन ओलाटाइल सोल्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेस. आपके समझ में आया होगा. अगर हम नॉन ओलाटाइल सोल्यूट उसमें अगर ऐड कर रहे हैं, नॉन ओलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर लाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है उसे. यानी कि समझो एक एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर इतना है, अगर हमने नॉन ओलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, ओके, और ये डिक्रीज हुए वाला वेपर प्रेशर अगर इसके इक्वल हमें लाना है तो एक्सटर्नल हम टेम्परेचर इसे अप्लाई करते हैं, और टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद ये वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़े, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये दोनों के बीच का जो कुछ भी डिफरेंस है ये डिफरेंस मिनिमाइज होगा. लेकिन ये वेपर प्रेशर इतना है तो इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, कम रहता है, लेकिन सॉल्वेंट का. लेकिन जब सोल्यूट ऐड करते तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के बाद उसको इक्वल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे एक्स्ट्रा दिए वाला रहता है उसे, ओके. और क्या देखो, डिक्रीजेस व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है, इंक्रीजेस, ओके. देन this is explained by graphical representation of vapor pressure and boiling point of the pure solvent and solution. Pure solvent and solution इन दोनों का मैं बता रहा आपको. Explained by graphical representation of the vapor pressure and boiling point of the pure solvent and solution. प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस हमें बढ़ाना पड़ता है. और एक बार देखो, एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखो इस तरह से इसका है, ओके. और सोल्यूट ऐड करने के बाद शुरू में इसका इतना ही बॉइलिंग पॉइंट है, और ये देखो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है, और सोल्यूट ऐड करने के बाद ये वेपर प्रेशर इस तरह से डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, ओके. और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के वास्ते यहां वेपर प्रेशर आया, ये देखो इस तरह से वेपर प्रेशर है इसका, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस तरह से यहां बढ़. ये ग्राफ पे आप कंफ्यूज मत होना. ये देखो इस तरह से ए है, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है. जब ये प्योर सॉल्वेंट है तब इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है T0, और इसका वेपर प्रेशर भी ये देखो इस तरह से है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है. लेकिन हम इसी सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. तो देखो इस तरह से ये ग्राफ है, वेपर प्रेशर नीचे आ गया यहाँ,
और इसका जो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर इस तरह से आगे गया तो इधर आता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसे देना पड़ता है। ओके, तो देखो, इफ द T0 एंड Ts आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये T0 फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, और सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट है Ts, दिस इज द Ts, ओके, इस तरह से। फिर आगे क्या है, आर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है, ओके, देन द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जो कुछ भी एलिवेशन हम बॉइलिंग पॉइंट का दे रहे हैं वो क्या है, तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कुछ भी आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज दिस इज द डेल्टा TB इज इक्वल्स टू डेल्टा TS माइनस T0, क्योंकि ये T0 इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये कम रहता है, और सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से उसको अगर हम लेवल पे लाना चाहते हैं, अगर आपको लेवल पे लाना है, इक्विवेलेंट लेवल पे लाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये वेपर प्रेशर लाना है, तो आपको अंदर से टेम्परेचर बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको मालूम है जिस बॉडी का, जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसका वेपर प्रेशर भी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, ओके। एंड देन द कर्व AB, ये देखो यहाँ का कर्व दिया है मैंने, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है AB, ये देखो कर्व AB रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विथ टेम्परेचर। प्योर सॉल्वेंट का है, देखो ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये है प्योर सॉल्वेंट का है, और ये जो नीचे का है ना, ये है प्योर, ये रहा ऊपर का प्योर सॉल्वेंट का, और ये है सॉल्यूशन का। वाइल द कर्व CD, ये देखो इस तरह से CD कर्व है, ओके, रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वहां दिखाया जाता है, ओके। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट रहा, दिस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअर हो गया था, ओके, दैट इज द P10 माइनस P, वेयर P10 एंड P0 आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का है ये दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये दोनों के बीच का, ये देखो इस तरह से, जब वो प्योर सॉल्वेंट में रहता है तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसीलिए P इज लेस देन द P10। सो दोनों का जो कुछ भी डिफरेंस आता है तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ओके। देन इसी तरह से ये देखो डेल्टा TB, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल्स टू P10 माइनस P, और डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, डेल्टा TB, B for boiling point elevation, T for temperature, and delta is the change, is equals to, is proportional to change in vapor pressure। यहाँ आपको कैपिटल P होना पड़ता है, यहाँ कैपिटल P चाहिए, कैपिटल P, ओके, यानी कि दिस इज दी चेंज इन वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और जो कुछ भी डिक्रीज होने के बाद उसे इंक्रीज करने के लिए हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ता है लिक्विड को, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी तरह से उसका वेपर प्रेशर भी धीरे 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 बढ़ता है, और जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा तब जो कुछ भी लिक्विड वो लिक्विड बॉयल होने लगता है। तो इस तरह से ये रहा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे का और क्या पॉइंट है, देखो, derive the relation between elevation of boiling point and molar mass of the solute, मोलार मास ऑफ दी सोल्यूट, इन दोनों के बीच का हमें यहां डिफरेंस लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस किस तरह से हम अभी देखते हैं, देखो, तो ये भी पॉइंट हम यहां कवर करते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TB, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ओके, एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये बहुत इजी है, बहुत इजीली मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो, इट इज द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेस, concentration of a solution increases, the boiling point of solution increases and elevation in the boiling point also increases। और एक बार देखो, experimentally observe that as the concentration of solution increases, solution का concentration हम increase कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी solute हम add कर रहे हैं वो the boiling point of solution is also increases। boiling point also क्या होता है, increase होता है। जैसे जैसे हम solute का concentration बढ़ाते हैं, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा साइमल्टेनियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है बोले तो क्या, उसे एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों को इक्वल लेवल पे लाने के लिए हमें जो कुछ भी एक्सटर्नल टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। और जो कुछ भी हम एलिवेट करते हैं उसे बढ़ाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट हम बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि वहां कम से कम डिग्री सेंटीग्रेड को बॉइल होने लगता है। जैसे कि हम समझो कुछ कुकिंग कर रहे हैं और बहुत ही हाइट अल्टीट्यूड पे कर, यानी कि कुछ पर्वतों पे कर रही है, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम रहता है और कम ही डिग्री सेंटीग्रेड को वहाँ का पानी बॉयल होने लगता है। अगर पानी बॉयल होने लगता है तो वहाँ जो कुछ भी कुकिंग करते हैं तो कुकिंग अच्छी तरह से नाही पकती। म्हणजे आपण जे काही चावल डाळ वगैरे आपण जर उंच पर्वतावर जर शिजवायला सुरुवात केला तर तिथं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी असतो, आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी असल्यामुळे व्हेपर प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमधला डिफरन्स तिथं कमी असतो। थोडं जरी टेम्परेचर वाढवल्याबरोबर लागलीच पाणी बॉईल व्हायला सुरुवात होतं, आणि म्हणून जी काय डाळ असेल चावल असेल ती व्यवस्थितरित्या शिजत नाही, आणि मग त्याला शिजवण्यासाठी तिथल्या बॉइलिंग पॉइंटवर परिणाम करण्यासाठी मग आपण अशा स्वरूपाचा एखादा सोल्यूट मधामध्ये ॲड करत असतो, म्हणजेच नॉन ओलाटाईल सोल्यूट आपण ॲड करतो। मग नॉन ओलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो आणि नॉन ओलाटाईल सोल्यूट ॲड केल्याच्या नंतर व्हेपर प्रेशरमध्ये वाढतो त्याचा, आणि व्हेपर प्रेशर वाढल्याबरोबर तो डिफरन्स कव्हर करण्यासाठी अशा प्रकारची प्रक्रिया तिथं करत असतो। ओके, तर आता पुढे पाहूया, द एलिव्हेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन। मोलाल ही पाहिलेत आपण डेफिनेशन काही, आपण जरी तुम्हाला जर आतापर्यंत जर माहिती नसतील तर याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये म्हणण्या किंवा या व्हिडिओचे या चॅप्टरची जी प्लेलिस्ट आहे त्या प्लेलिस्टमध्ये हे व्हिडिओज मी ॲड केलेले आहेत। मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे तर त्यासुद्धा डेफिनेशन्स तुम्ही पाहू शकता। द एलिव्हेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन। मोलाल एक्सप्रेस्ड इन किलो मोल पर किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन, मोल पर किलोग्राम मध्ये तो एक्सप्रेस केला जातो। ओके, आणि मग हेन्स द डेल्टा टीबी इज द एलिव्हेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन m, और एक बार डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलाल कॉन्सन्ट्रेशन m, स्मॉल m है ये। ओके, और इसी तरह से डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो देन डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू kbm, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू kbm। ओके, तो इसके बाद आगे का पॉइंट क्या है देखो, तो देन द kb इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इफ m इज इक्वल टू 1 मोलार, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज द मोलाल कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज डेल्टा टीबी इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू m, m मीन्स मोलाल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू kb इंटू v है, kb इंटू m, आणि मग जर आपण m बरोबर जर 1 घेतला असेल तर येणारी व्हॅल्यू येईल, दॅट इज द डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू kb, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू kb, डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और दिस kb इज कॉल्ड एज इबलोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज इबलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। दिस kb इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द सॉल्वेंट, किसी भी एक सॉल्वेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है।
एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हर एक सॉल्यूशन का ये वैल्यू अलग रहती है। तो उसी तरह से द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस तरह से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देन आपको मालूम है स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, weight of the solvent in kilogram, and then the W is the weight in gram of a solvent and W2 is weight in gram of a solute. Okay, आणि म्हणून then the EM2 is equals to molecular weight of the solute. Molecular weight of EM2 is the molecular weight of the solute. W1 and this is the W2, EM2 and EM1. आणि मग पुढे काय सांगता येईल, द मोलॅलिटी एम ऑफ द सोल्युशन इज गिवन बाय, तर दिलेल्या सोल्युशनची मोलॅलिटी काय असेल, तर दॅट मोलॅलिटी इज द एम इज इक्वल्स टू W2 1000 डिवायडेड बाय W1 इंटू M2. ओके, आणि म्हणून W2 डिवायडेड बाय W1 इंटू M2 मोल पर किलोग्राम, इस तरह से ये रहेगी मोलॅलिटी. आणि मग आपण नंतर याला जर इबोलोस्कोपिक बरोबर जर द्यायचं म्हटलं तर दॅट इज द एम इज इक्वल्स टू काय आहे, TB आहे, आणि म्हणून एम इक्वल्स टू TB. तर आपला सूत्र काय होतं, तर दॅट TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, W1 इंटू M2, इस तरह से ये वैल्यू रहेगी. ओके, आणि म्हणून डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवायडेड बाय W1 इंटू, आणि मग याचीच व्हॅल्यू आपण जर M2 बरोबर जर याला जर लिहिला तर M2 इक्वल्स टू KB W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB डिवाइड बाय W1 इंटू, और M2 के बराबर अगर आप स्पेशली निकालते हैं तो KB इंटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू W1. ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये आपण हे इक्वेशन पाहिलेलं आहे, किंवा यालाच म्हणतो आपण इफ दी weight and molecular weight is expressed in kilogram. weight and molecular weight जर किलोग्राम मध्ये एक्सप्रेस केलं जात असेल तर काय, डेल्टा TB इज द KB W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू AB, आणि युनिट ऑफ KB इज काय आहे, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इस तरह से इसका यूनिट आता है. और लास्ट वन, हेंस फ्रॉम द instruments of elevation in the boiling point the molecular weight of the substance can be determined. और मॉलिकुलर वेट भी हम इसका अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं. देन व्हाट इज मीन बाय इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट वगैरह क्या है, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं. तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कंसेप्ट आपके समझ में आया क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग आपको आपके समझ में आया क्या? 100% है, मुझे कॉन्फिडेंस है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आप समझे होंगे, क्योंकि एलिवेशन किस तरह से किया जाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, दोनों में डिफरेंस बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में डिफरेंस बढ़ जाता है, और डिफरेंस कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, और जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो इस तरह से हमने ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर्स वगैरह बहुत सारा कुछ हमने लर्न करने की कोशिश की है. अगर इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. उसके ऊपर मैं एक स्पेशली नया वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड करूँगा. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, एक विश्वास के साथ.